हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 4 अक्टूबर और कल 3 तारीख को आपको कुछ सवाल दिए गए थे, तो उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला सवाल था कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहां पर लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम। देखिए इसका मतलब क्या है, जो ग्रीन एनर्जी है हमारी उस पर डिस्कस करना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को डील कर पाए। तो ये इसका लॉन्च हुआ है दुबई के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ये, और ये कहाँ हुई थी? दुबई के अंदर हुई थी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारे पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उनको किस प्रकार से डील करें। इसके लिए जो वैश्विक नेता है, ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो एक मंच पर आए और उन्होंने डिस्कस किया है। क्लियर? अभी किसके पेट्रोनेज में हुआ है, मतलब किसके संरक्षण में हुआ है? तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर है किसके? यूएई के। क्लियर? और थीम क्या थी इसकी? एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, यानी जो वैश्विक कार्यवाही है उसको मजबूती प्रदान करना। अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, यानी जो हमारे पास अवसर है उनको अनलॉक करना, उन्हें खोलना और उनकी तरफ आगे बढ़ना, और जो प्रोग्रेस, जो तरक्की है उसकी तरफ हमें और एग्रेसिवली वर्क करना। ये सारी थीम की थीम आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे ही पूछा जाएगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहां पर लॉन्च किया गया? दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। राइट? देखिए हमारी क्लास जो स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है, तो जो विद्यार्थी एसएससी मेंस में अपेयर होने वाले हैं किसी भी चरण में, किसी भी एग्जाम के, तो प्लीज वो इस क्लास को देखिए, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करें, कमेंट करें जो आपके सुझाव हो, और इस क्लास को शेयर भी करें, जिससे कि आपके साथ और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडवांटेज हो पाए। राइट? तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक और इसका ऑब्जेक्टिव था, हाउ कैन वी यूज एआई टू हेल्प क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आप सभी जानते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग रीजन्स में फॉसिल फ्यूल का या कार्बन का हम यूज करते हैं, उसको कम करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अलग अलग तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जो सस्टेनेबल फ्यूचर यानी टिकाऊ भविष्य है, सतत भविष्य है, जिसमें कि हम अपने रिसोर्सेज का उतना ही लिमिट तक यूज करें जितना कि वो भविष्य की जनरेशन के लिए भी स्टोर हो पाए, उनके लिए भी यूजफुल रहे, उनके लिए भी एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल रहे। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल अडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। और इसमें बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार यूज करें, जिससे कि हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए हम अच्छा विश्व छोड़कर जाएं। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए, वर्ल्ड हार्ट डे ये कब मनाते हैं? देखिए इसका, ये मनाते हैं 29 सितंबर को। कब मनाते हैं ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए सवाल पूछा गया आपसे। ये मनाते हैं 29 सितंबर, 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। जब भी कोई दिवस मनाते हैं उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उस विषय से संबंधित लोगों में जागरूकता लेकर आना। कोई बीमारी है तो बीमारी किस प्रकार से रोकी जा सके, हाउ कैन यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कंसर्न डिजीज, उसके बारे में क्या होता है? डिस्कशन होता है और जनता को उसके बारे में अवेयर करने का काम होता है। ये सारी बात इसमें की गई है। अब इसकी शुरुआत किसने की? तो दो संस्थाएं हैं। पहला है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन यानी विश्व हृदय संगठन, और दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू यानी WHO प्लस वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, WHF। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? वर्ष 1999 के अंदर इसकी शुरुआत की है, और पहली बार 2000 के अंदर ये दिवस मनाया गया, विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है? इस वर्ष की थीम क्या है? जब भी कोई हम डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, जो भी नेशनल डे होता है उसकी तो दिन किस दिन आता है, कब उसकी शुरुआत हुई है, और इस वर्ष की थीम क्या है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक रही वर्ल्ड हार्ट डे की बात, इसकी थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन, यानी कार्रवाई के लिए हृदय का प्रयोग। यानी इसका मतलब ये है किस प्रकार से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, हृदय से संबंधित डिजीज हैं, उनको दूर करना, किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल करें, यानी किस प्रकार से हम हेल्दी लाइफ को अडॉप्ट करें, जिससे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी सीबीडीज हैं उनको हम प्रिवेंट कर पाए, उनकी रोकथाम कर पाए। यही इसका ऑब्जेक्टिव है, यूज हार्ट फॉर एक्शन विच encourages इंडिविजुअल टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स इन केयरिंग फॉर देयर हार्ट। यानी जो उनके हृदय, हर व्यक्ति का हृदय है, जो अगर हार्ट है पंप करना बंद कर देगा तो क्या होगा? व्यक्ति दुनिया से चल बसेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आप किस प्रकार से अपने हार्ट को फ्रेश रखें, हेल्दी रखें, उसकी पर सारी बात की गई है। थर्ड क्वेश्चन था आपके लिए, मारबर्ग वायरस डिजीज, यानी एक मारबर्ग है, आपको थोड़ा हिंट दिया भी गया था कि यूरोप के अंदर एक कंट्री जर्मनी, उसका एक सिटी मारबर्ग। इसमें क्या होता है, एक बार युगांडा से, अभी सब पहले ये न्यूज हम पढ़ क्यों रहे हैं, रिसेंटली क्या हुआ है, अफ्रीकी देश है रवांडा, यहाँ पर कुल 6 लोगों की डेथ हो गई है इस मारबर्ग वायरस डिजीज से। आप सभी जानते हैं, मतलब थोड़ा आइडिया लग गया होगा, वायरस है ये, और ये एक हेमरेजिक फीवर यानी जिससे कि दिमागी बुखार है, मतलब इससे ब्लीडिंग, रक्तस्रावी बुखार है ये। हेमरेजिक मतलब जिससे कि ब्लीडिंग होती है इस बुखार के अंदर। ठीक है? और क्या होता है कि ये फैलता है बंदरों से या बैट से यानी चमगादड़ों से।
होता क्या है, 1967 के अंदर जर्मनी का शहर मार्बर्ग, वहां पर एक लेबोरेटरी के अंदर जो ग्रीन मंकी थे उन पर हो रही थी रिसर्च, ठीक है। और इनका नाम था इन्फेक्टेड ग्रीन मंकीज, यानी हरे बंदर थे। अब ये इनका कलर था, ये क्या था, इसका ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, मेनली बंदर से होता है ये। तो 1967 के अंदर बंदरों से बीमारी फैली थी, पहला पहला केस पाया गया था जर्मनी के मार्बर्ग में, उसी शहर से इसका नाम होता है मार्बर्ग। क्लियर। एक प्रकार का आरएनए वायरस है जो करता है इन्फेक्ट ह्यूमंस को, और हमारे जो कौन से हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट यानी बंदरों को भी करता है ये, ठीक है। और ये किससे होता है, मार्बर्ग वायरस से। यूनिकली भाई एक आरएनए आरएनए वायरस है, और जूनोटिक डिजीज है, मतलब जूनोटिक मतलब क्या हुआ कि ऐसे डिजीज जो कि जानवरों से इंसानों के अंदर उसका इन्फेक्शन फैलता है। क्लियर। अब मार्बर्ग और इबोला वायरस जो है ना, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, एक ही समुदाय के, जिसका नाम है फिलोविरिडे, फिलोविरिडे फैमिली, यानी फिलो वायरस फैमिली के ये वायरस है। कौन कौन से, मार्बर्ग और इबोला। तो इसमें क्या होगा, कॉमन सिम्टम होंगे, बुखार आना, हेमरेज होना, हेडेक होना, रेशेज आना, जी मतलाना, इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसका पर्टिकुलर कोई हमारे पास वैक्सीनेशन है, डिजीज कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट अभी वर्तमान में नहीं है। मेनली किससे फैलता है, बैट से, चमगादड़ों से फैलता है, बंदरों में, बंदरों से फैलता है, किसके अंदर, इंसानों के अंदर, नहीं ह्यूमंस के अंदर। क्लियर। ये लिखा गया है, जो सारी बात बोली गई लिखी गई है, आपके लिए इतना काम का नहीं, आपके लिए इतना काम का है, मार्बर्ग वायरस क्या है, आरएनए वायरस डिजीज है, किससे फैलता है, चमगादड़ से, बैट से, इसमें नॉन ह्यूमन प्राइमेट यानी मंकीज में, मंकी से फैलता है ह्यूमंस के अंदर। कैसे फैलता है, या तो फैलेगा ये किससे, बॉडी फ्लूइड्स यानी जो भी उनके वेस्ट एक्सक्रीटा होंगे, ठीक है, उससे फैलेगा, या फिर डायरेक्ट हम कांटेक्ट के अंदर आ जाए उस व्यक्ति के, उससे फैल सकता है। तीसरा है कि इसका अभी तक कोई हमारे पास ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब कोई डिजीज, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, रोकथाम के लिए कोई उपाय भी हमारे पास वर्तमान में नहीं है। क्लियर। एक फोर्थ सवाल था आपके आपके लिए, जो था आयरन डोम से, आयरन डोम। देखिए ये न्यूज में बहुत है, इसराइल और पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, इसराइल हमास का वॉर चल रहा है, इसराइल हिजबुल्लाह का वॉर चल रहा है, इसराइल हुतीस का वॉर चल रहा है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर आयरन डोम जो है, एक इसराइल का क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसके बारे में काफी न्यूज रहती है, न्यूज में काफी रहता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है ये, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक इसका इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी मिसाइल अटैक होने वाला है, एयरबॉर्न अटैक है, उसको क्या करना, ट्रैक करना, यानी स्पॉट करना उसको, फिर ट्रैक करना कि किस ट्रेजेक्टरी के अंदर, किस पाथ को फॉलो करते हुए किस लोकेशन पर जाएगा मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक। तीसरा उसको डिस्ट्रॉय करना। मतलब क्या होता है, इसके अंदर मोबाइल लॉन्चर होते हैं, एक लॉन्चर में लगभग 20 रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं आयरन डोम सिस्टम के तहत। इस प्रकार का एक शील्ड करता है प्रोवाइड, किसको, इसराइल के एयर स्पेस को, यानी इसराइल का जो वायुमंडल है उसमें कोई मिसाइल अटैक होता है उसके एटमॉस्फेयर में, तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रैक करना, उसे डिस्ट्रॉय करना, ये काम किसका है, आयरन डोम, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका एक सेकेंड वर्जन भी है, नेवल वर्जन, उसे कहते हैं सी डोम। क्या कहते हैं, इनके बारे में हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है इसका इसराइल का नेवल वर्जन। और ध्यान रखिएगा इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है, ऐसा नहीं कि 200 किलोमीटर पर जाके ये ट्रेस कर लेगा मिसाइल को, इसकी रेंज है 70 किलोमीटर। कितनी है, और ये कहां से कहां टारगेट होता है, इट इज टारगेटेड फ्रॉम दी सरफेस टू एयर, बिल्कुल सतह से हवा के अंदर मार करता है, मिसाइल अटैक सिस्टम है। सिंपल सी बात है। क्या भारत में और विश्व के किसी और देश में सिस्टम है, बिल्कुल है। तो कहां कहां पर है, थोड़ी हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर इंडिया की बात करें, हमने बनाया है इंद्रजाल। ये किसने बनाया है, तो हैदराबाद की कंपनी है ग्रेनेड टेक्नोलॉजीज, इसके द्वारा बनाया गया है इंद्रजाल नाम का एक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी सरफेस टू एयर अटैक करता है। रशिया की बात करें तो आप सभी एक शब्द से परिचित होंगे, जिसका नाम है S-400 ट्रायम्फ। ये रशिया का है, जिसमें कि S-400 मिसाइल को अटैक करके, इसे मार करके, और दुश्मन का जो टारगेटेड ड्रोन है या मिसाइल अटैक है उसको डिस्ट्रॉय करना। अब यूएस की बात करें तो यूएस का है टर्मिनल
हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, यानी एरिया डिफेंस सिस्टम, इसका शॉर्ट नाम क्या है? थार्ड। क्या है? TH, इसका एब्रिवेशन है। थार्ड जो है वो यूएस का है। S-400 ट्राइम्फ किसका है? ये है हमारा रशिया का। और भारत का है इंद्रजाल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंद्रजाल किसका सिस्टम है? तो ग्रैंड टेक्नोलॉजीज हैदराबाद की बेस्ड कंपनी है, उसी के द्वारा डेवलप किया गया है इसको। क्लियर? अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो है 70th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वाज हेल्ड एट, यानी 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? एक झील का नाम बताना आपको, इसमें सस्टम कोटा झील, पुन्नमदा झील, अष्टमुडी झील, आकुलम झील। देखिए सारी लेक्स है ना, ये सब किसके अंदर सिचुएटेड है? ये है सारी केरल के अंदर। क्लियर? और ये प्रतिवर्ष यानी एवरी ईच ईयर इनका हर साल क्या होता है, इसका आयोजन होता है बोट रेस का। एक न एक विनर इसमें डिक्लेयर होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पुन्नमदा या वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड क्याल इसको बोलते हैं, यह लेक है। तो रिसेंटली क्या हुआ? 70वीं बार नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हुई है, जिसमें कि पल्ला तुरुती बोट क्लब है, जिसके लीडर थे कारीचल चंदन, उनको इसका विनर घोषित किया गया है। अब जब हम बात करें इस लेक की, तो ये केरल का एक कोस्ट है, ये आप देख रहे होंगे पूरी वेम्बनाड लेक है ये। ठीक है, लेक वेम्बनाड, या दूसरा नाम क्या है इसका? पुन्नमदा लेक। ये लेक है, इसी लेक पर क्या होता है? हर साल इसका आयोजन होता है बोट रेस का। अब आपके लिए काम की बात जो है ना, इसमें कई सारे फैक्ट दिए हैं आपको स्लाइड के अंदर, आप चाहें तो मेमोराइज करें, लेकिन ये ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो कि सदर्न स्टेट से, केरल तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आपके लिए मोटी मोटी यानी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो सारी काम की। जैसे इसको क्या बोलते हैं? वेम्बनाथ कयाल बोलते हैं, वेम्बनाथ कोल बोलते हैं, पुन्नमदा लेक बोलते हैं, कुट्टनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोची लेक बोलते हैं कोची के अंदर। अब ये अलग अलग नाम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कहीं ना कहीं तीन जिले जो हैं उनके आसपास, उनके सराउंडिंग एरिया के अंदर ये फैली हुई है। तो दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला एज वेल एज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। आप सभी देख सकते हैं लगभग इसकी कितना एरिया है? लगभग 2033 वर्ग किलोमीटर का इसका टोटल एरिया स्पैन है। आप देख सकते हैं पूरी इलोंगेटेड लेक है, काफी लंबी लेक है, जो कि ईस्ट कोस्ट पे है और वेस्टर्न कोस्ट है, केरला केरला के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अलप्पुझा है, कोट्टयम और एर्नाकुलम जिले हैं, इसके तीनों चारों तरफ फैले हुए हैं। इसमें चार नदियां आती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो वेम्बनाड लेक है उसमें कोई सिर्फ समुद्र का पानी आता है, बैक वाटर आता है, या फिर इसमें कोई नदी भी आती है? बिल्कुल चार नदियां आती है, उनका नाम वो व्यक्ति नाम याद करें जो केरल से बिलोंग करते हो, स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो। जैसे मीनाचिल, पचना कोविल, पेम्पा और मनीमला, ये कुछ रिवर्स हैं जो कि इसमें ड्रेन करती है, अपना पानी का सोर्स है। ठीक है, इट इज बिलो सी लेवल। ये आपके लिए काम का फैक्ट है कि समुद्र का जो औसत स्तर है उससे भी निचले स्तर पर ये झील स्थित है। और ध्यान रखिएगा, इट इज फेमस फॉर पैडी फील्ड्स दैट आर बिलो द सी लेवल, यानी इस झील का जो जल स्तर है वो भी समुद्र के औसत जल से यानी मीन सी लेवल से कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो चावल की खेती होगी वो भी किससे होगी? वो भी समुद्र के औसत जल स्तर से नीचे होगी। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या है, ये पॉपुलर बैक वाटर स्ट्रेच है, कोई इतना काम का नहीं है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर जो रेस होती है उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस या NTBR। इसका दूसरा नाम क्या है? वल्लम कली। तो अगर आपसे पूछा जाए वल्लम कली क्या है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट है, कोई रिचुअल है, कोई आर्ट फॉर्म है, तो ध्यान रखिए स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसका दूसरा नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ये हर साल होता है केरल के अंदर, और इस साल भी वेम्बनाड लेक के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए काम की बात क्या आपके लिए नेक्स्ट, 2002 के अंदर क्या होता है, जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, 1971 के अंदर रामसर कन्वेंशन साइन होता है, और भारत की ओर से 2002 के अंदर वेम्बनाड लेक को डिक्लेयर किया है इन दी लिस्ट ऑफ वेटलैंड, यानी आर्द्र भूमि की जो सूची है उसमें वेम्बनाड झील को भी इसमें एनलिस्ट कर दिया गया था इन द ईयर 2002। क्लियर? ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जो वेटलैंड आर्द्र भूमि है, सबसे बड़ा वेटलैंड हमारा सुंदरवन है, जो कि पश्चिम वेस्ट बंगाल के अंदर है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कोई वेटलैंड है तो हमारा कौन सा है? ये हमारा वेम्बनाड लेक है। ठीक है, अब जो ये लेक है ना, इसका देखिए अगर आप देखें मैप में, तो ये इसका लेक का ये तो रहा वेस्ट कोस्ट, और ये रहा इसका ईस्टर्न कोस्ट। जो पूर्वी तट है, यहां पर हमें देखने को मिलता है कुमारकोम, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी। अगर आप देखें मैप पर इस पे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि किसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ये कुमारकोम बर्ड सेंचुरी हमें ये देखने को मिलता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दी वेम्बनाड लेक और पुन्नमदा लेक। ठीक है, इतनी सारी काम की बात आपके लिए।
2009 2019 के अंदर क्या होता है, एक वेलिंग वेलिंगटन आइलैंड है जो सी पोर्ट है कोची के अंदर, उसको इसी एरिया से अलग करके ही बनाया गया था। अब इसमें कुछ इश्यूज क्या आ रहे हैं, देखिए वेम्बनाड लेक है ना, इसका कुछ दिनों से, कुछ सालों से क्या हो रहा है, इसका पानी का जो एरिया है वो कम हो रहा है, पानी का स्तर भी कम हो रहा है, इसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो रहे हैं, इसकी जो वाटर क्वालिटी वो भी डिग्रेड हो रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, लगातार फ्लड्स आते हैं तो क्या होता है, इसका जो बैंक है यानी तट है, तटवर्ती दीवारें हैं, ढाल है, वो भी टूट रही है, इसका खतरा बढ़ रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने से, और वाटर लेवल है, जो इसका वाटर यानी जल स्तर है, जल का फैलाव है, उसमें भी कमी देखने को मिली है। ठीक है, बर्न्स ऑन द लेक वर क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग है, मतलब सिंपल सी बात है, जो तटबंध बनाए गए हैं, दीवारें बनाई गई, वो भी इसकी टूटती जा रही है, ये सारा इश्यू है किसका, वेम्बनाड लेक का। दो लेक हमने और देखी थी, अष्टमुडी सष्टम कोटा, इनको हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, what is the theme of international film festival and forum on environmental and wildlife वातावरण। देखिए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्यजीव मंच, इसका नाम क्या है, वातावरण। ये भारत और जर्मनी के द्वारा वर्ष 2008 के अंदर शुरुआत हुई थी, फॉर द एनवायरमेंट फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक हर बार शॉर्ट मूवी बनाई जाती है, उसी का नाम है इस बार वातावरण। आपको बताना थीम क्या है इसकी, तो वाइल्ड लाइफ फॉर लाइफ, वेटलैंड्स फॉर लाइफ, लेक्स फॉर लाइफ, फॉरेस्ट फॉर लाइफ। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है वेटलैंड्स फॉर लाइफ। क्लियर, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। 2008 में भारत और जर्मनी ने सहयोग किया था, तो उन्होंने साथ मिलकर शुरुआत की थी इसकी इस फोरम की। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वातावरण जो है, इसका उद्घाटन हुआ था पर्यावरण भवन, जो कि कहां पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर। और इस साल की थीम क्या है, वेटलैंड फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्या होती है, ऐसे एरियाज जहां पर क्या होता है, लैंड और वाटर दोनों सबमर्ज होते हैं, यानी ऐसा भूभाग जहां पर पानी की वर्ष भर उपलब्धता रहती हो, या मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ईयर वहां पर पानी अवेलेबल रहे, जिससे क्या एक्वेटिक एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उनके लिए हैबिटाट का भी काम करता है। का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम क्या करें, अवेयरनेस फैलाएं। देखिए जब भी हम कोई डे सेलिब्रेट करते हैं ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अवेयरनेस लाना, जागरूकता लेकर आना। अगर कोई थीम आई, उसका मतलब भी क्या, अवेयर करना और कंजर्व करना ऑफ द वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोडिया शिनबाम हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्री। आप अगर थोड़ा मैप का अंदाजा रहे आपको, उत्तरी अमेरिका है, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका और बीच में जो मैक्सिको, एल सल्वाडोर और पनामा, कुछ शहर, कुछ अलग अलग देश हैं, और कैरिबियन आइलैंड देश हैं, इनको मिलाकर बोलते हैं लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका का आपको बताना है कि इनमें से किस देश की पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा मैक्सिको की चुनी गई है, क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, इतना ही काम का है। आगे थोड़ा मैप से देख लेंगे हम कि लैटिन अमेरिका किसे बोलते हैं। ये जो रीजन है पूरा, इसे कहा जाता है लैटिन अमेरिका। क्यों, क्योंकि एक समय पर क्या था, ये स्पेन और पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स, इनके अधीन एक कॉलोनी थी। मतलब ये सारा जो रीजन दिख रहा है आपको, चाहे वो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, हैती, क्यूबा और डोमिनिका रिपब्लिक, पुर्टो रिको और मैक्सिको, ये सभी देश क्या थे, एक समय पर क्या थे, ब्रिटिशर्स की, स्पेन की या फिर पुर्तगालियों की कॉलोनी हुआ करती थी। और यहाँ पर क्या बोली जाती है, लैटिन भाषा, क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा। और उसी का एक परिवर्तित रूप जो है वो बोला जाता है, इसीलिए बोलते हैं इनको लैटिन अमेरिका कंट्रीज। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो हमारे लिए काम की बात क्या थी, हमारे लिए काम की बात थी कि किस देश की चुनी गई है पहली बार महिला राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, ये पनामा शहर दिख रहा है, यहीं पर पनामा कैनाल दिखती है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये रहा यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड, क्या है, कैरेबियन कैरेबियन सी है, और यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। क्लियर, यहाँ पर चिली देश है, विश्व का सबसे लंबा देश है। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन, क्या मिलता है, अटलांटिक महासागर। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको सारा मैप जो हमने पढ़ा है, राइट। तो क्लोडिया शिनबाम जो बनी है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। पहले क्या थी, साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं और मैक्सिको सिटी की मेयर भी रह चुकी हैं। इतना हमारे लिए काम का नहीं, आपको इतना नाम पता होना चाहिए, शहर कहाँ है, मतलब किस देश की है, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, वो लैटिन अमेरिका कंट्री है। 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस, यानी 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में किन्हें प्रदान किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला आरती सरीन है, इनका संबंध जो है मिलिट्री से, किससे है, तो ये तो ऑल टुगेदर आप एलिमिनेट कर सकते हो, हाल ही में इनका
अपॉइंटमेंट भी किया गया है। इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट है ऑप्शन रूमा देवी जी। रूमा देवी देखिए क्या है, ये बिलोंग करती है राजस्थान के बाड़मेर से, और इन्होंने एप्लिक एम्ब्रॉयडरी के क्षेत्र में, यानी एम्ब्रॉयडरी जो होती है, कशीदाकारी होती है, उसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और इनको 2018 के अंदर मिला नारी शक्ति पुरस्कार। इनके बारे में शायद पहले हम पढ़ चुके हैं। तो नारी शक्ति अवार्ड 2018 में दिया जा चुका है। इसकी वजह क्या है, लगभग इन्होंने 75 गांवों की, यानी 75 विलेजेस की 22,000 विमेंस को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको रोजगार के अवसर दिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है किन्होंने, रूमा देवी जी के द्वारा। तो इनको भी रिसेंटली कोई न्यूज में नहीं रही है, तो इनका भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर। थर्ड मिलता है राजश्री बिड़ला। बिल्कुल ये महिला जो है राजश्री बिड़ला जी है, इनको मिला है। चौथा नाम दिख रहा है सुधा नारायणन जी, ये भी एनजीओ वर्कर है, ये भी एनजीओ रन करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, राजश्री बिड़ला। तो देखिए 25वां जो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर दी एक्सेलेंस है, ये दिया गया है ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। किन्हें मिला है, श्रीमती राजश्री बिड़ला जी को। ये चेयरपर्सन क्या है, आदित्य बिड़ला सेंटर। इस सेंटर का नाम बहुत बड़ा है, पर आप इतना इतना भी याद करेंगे ना, आदित्य बिड़ला सेंटर भी सफिशिएंट आपके लिए। आदित्य बिड़ला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऐसे लोग जो कि क्या हो, समुदाय के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, उस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस या अच्छा पुरस्कार है। क्लियर। तो क्या होता है, ये एक प्रतिवर्ष मिलता है, यानी इट इज एन एनुअल अवार्ड which is given to individuals who have made significant contribution in their respective fields। respective field क्या हो सकता है, समाज सेवा हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, एनवायरमेंट हो सकता है, हेल्थ, एजुकेशन, कोई सेक्टर हो, उसके अंदर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के जो सिद्धांत है, जैसे कि इंटीग्रिटी है, लीडरशिप है, इनको उन्होंने अपनाते हुए कोई अच्छा कार्य किया हो, उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाता है। क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसमें मिलता है 5 लाख रुपए। देखिए कभी कोई अवार्ड मिलता है ना, तो उसकी राशि उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सम्मान जो है वो जरूरी होता है। तो इन्हें मिलता है 5 लाख रुपए, एक मिलता है साइटेशन यानी सर्टिफिकेट, और थर्ड मिलता है प्लैक। ठीक है। अभी शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 के अंदर। और इसे कौन मैनेज करता, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि स्थित है दिल्ली के अंदर, और इनका ये काम है। और इसे प्रमोट किया है लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। मतलब क्या है, आप सारा समझ चुके हो, हर साल देते हैं अवार्ड, ये 5 लाख रुपए की राशि, साइटेशन प्लैक मिलता है। और इस साल मिला है राजश्री बिड़ला जी को, जो कि बिलोंग करती है बिड़ला, आदित्य बिड़ला सेंटर की चेयरपर्सन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, यानी भारत की पहली सरकार द्वारा समर्थित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का नया नाम क्या है। देखिए ये जो टर्म है ना, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका मतलब क्या है, आप सभी ने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक आपने सुना होगा चैट जीपीटी, यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी। इसका मतलब क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई, इसके फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, इन्होंने बनाया चैट जीपीटी। इसका लेटेस्ट वर्जन है चैट जीपीटी 4.0। अब इसमें क्या होता है, इसका पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, मतलब प्री ट्रेंड, यानी इसको एक मशीन को अगर पूर्व में डेटा दिया गया है, उसी डेटा को यूज करते हुए अलग अलग कैलकुलेशन करते हुए जो भी व्यक्ति को सवाल पूछता है, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में वो लिख कर पूछे या वॉइस टू टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हो, उसका ये आंसर देता है चैट जीपीटी। राइट। अब क्या है, इसका जो टर्म पढ़ रही है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी इसका मतलब क्या, मल्टी मोड। ये तो हमने बात की किसकी, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं कि व्हाट इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो नाम आ जाएगा, ये टेक्स्ट हुआ। एक नया वर्जन क्या है इसका, वॉइस टू टेक्स्ट, आप कुछ बोलें वो गूगल पे टाइप हो जाए। ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर एक ऐसी मशीन बना ली जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जाए, जो कि किसी चलते हुए वीडियो से, चलते हुए गाने से, किसी इमेज से, किसी टेक्स्ट से एक नया अपना अर्थ निकाले, वो क्या कहलाएगा, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव। ठीक है। इसका नाम है, इसका नाम भारत जैन है। राइट आंसर तो ऑप्शन ए है। इसका मतलब ये है, किसी दिए गए शब्द से, शब्द के समूह से, टेक्स्ट से, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, किसी प्रकार के कंटेंट से जो भी डेटा निकाल पाए, उसे कहा जाता है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज। ठीक है, मल्टी मॉडल
लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एमएल, एलएम। क्लियर। इस प्रकार चैट जीपीटी ओपन एआई का एक प्लेटफॉर्म हो रहा है, मतलब इसका नाम है शायद डेल डॉट इन, इस नाम से भी इनका एक प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टी मॉडल यानी अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, है ना, स्पेनिश, अलग अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा और आइडेंटिफाई कर लेगा जो भी हिडन रिक्वायर्ड हमारा डेटा है। इसे कहा जाता है मल्टी मॉडल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है, एआई का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। तो भारत जैन जो है ना, इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसे डेवलप किया गया है, वो किया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। आईआईटी दिल्ली है, सॉरी आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, माफ कीजिएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और इसे इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि भारत में जो हमारी गवर्नेंस है और जो सर्विस डिलीवरी, सरकार जो अलग अलग सेवाएं देती है, उनको इजीली लोगों तक अपनी भाषा के अंदर पहुंचा दिया जाए, उसी लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका ये काम है। सो इट विल क्रिएट जनरेटिव एआई सिस्टम दैट कैन जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। भारत की जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें कंटेंट को डिलीवर कर पाएगा हमारे नागरिकों तक, जिससे कि सरकार की चलने वाली सभी योजनाएं, प्रोग्राम है, उनकी जानकारी अच्छे से मिल सकती है। ये सारा इसका काम है। एक अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो, हमने कुछ कुछ समय पहले पढ़ा था, मतलब एक दो महीने पहले, भाषणी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो भाषणी प्लेटफॉर्म भी है ना, वो इसी प्रकार का है, जिसमें क्या होता है कि भारत की विभिन्न भाषाओं के अंदर व्यक्ति जाकर अपना वहां की लोकल लैंग्वेज का इनपुट दे सकता है, जो कि उसकी रिपोजिटरी कहलाती है। ठीक है, और उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट भी मिलता है बाय दी भाषणी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सारी बात इसके काम की है, ज्यादा कुछ काम का नहीं है आपके लिए, इतना ही काम का। किसने बनाया, क्या इसका नाम है? विच स्टेट हैज कंडक्टेड द फर्स्ट एवर स्टेट स्पॉन्सर्ड लेपर्ड सेंसस, यानी किस राज्य ने पहली बार राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित तेंदुओं की गणना की है? तो देखिए, कुछ जो स्टेट के नाम लिखे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा। तो ध्यान रखिएगा, एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके द्वारा 2022 में सर्वे किया गया था, और उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा लेपर्ड तेंदुए ना, वो मध्य प्रदेश में, ऑलमोस्ट 3000 से भी अधिक यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। फिर सेकंड स्पॉट पे महाराष्ट्र है, ठीक है, तीसरे पे कर्नाटक है, और फोर्थ प्लेस पे हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु। क्या दिखता है? तमिलनाडु, ये फोर्थ पोजीशन पे। इनके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे अधिक तेंदुए कहाँ मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, फोर्थ तमिलनाडु। और हाल ही में क्या हुआ है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कंडक्ट किया सर्वे, जिसमें बताया है कि उड़ीसा के अंदर लगभग 600 के आसपास जो है, 700 के आसपास जो है तेंदुए देखने को मिले हैं। क्लियर, उनकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं ब्रीफ में। तो लगभग 696 यानी 700 के आसपास है, 696 लेपर्ड्स हमें देखने को मिले इन दी फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। और किसने किया है? ये किया है वहां के वन विभाग के, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, और ऐसे ही कहा गया कि एनटीसीए ने जो लास्ट सर्वे किया था, उसके बाद जो है 2018 में कुछ 700 प्लस थे, लेकिन 2022 में आते इनकी संख्या होती है 568। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 साल के अंदर लेपर्ड की संख्या बढ़ी है, ऑलमोस्ट 130 अराउंड। ठीक है, मेनली कहाँ मिलता है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा का, वहां पर और उसके आसपास के एरिया में लगभग 200 की संख्या में लेपर्ड मिलते हैं। उसके बाद सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, उसमें मिलते हैं ऑलमोस्ट 150 के आसपास। तो जो स्टूडेंट ये नाम पहली बार पढ़ रहे हैं कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये उड़ीसा के अंदर है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये उड़ीसा के अंदर है। और कुछ एरिया है जो कि संबलपुर जिले के अंदर आता है, जिसमें हीराकुड, रेदाकोल और संबलपुर है। इन एरियाज के अंदर भी तेंदुए की संख्या देखने को मिली है। राइट, अब बात करते हैं कि मतलब तेंदुए जो कितने हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में, पता कैसे लगता है? तो कुछ तकनीक के नाम लिखे, ये आप जरूर याद रखिएगा। एक पग मार्क्स यानी उनके जो पाँव के चिन्ह होते हैं, उससे पता लगाना। दूसरा स्क्रैप से, यानी कि किसी जानवर जो तेंदुआ है, उसे मान लीजिए कोई खरोंच चाहिए, उससे भी लगा सकते हैं पता। थर्ड कैट से, उनके जो एक्सक्रीट होते हैं उससे। रैक से, यूरिन स्प्रे से। और वोकलाइजेशन यानी उनकी आवाज, जिस प्रकार की आवाज निकालते हैं तेंदुए, हर जानवर की अलग अलग आवाज होती है, उस आवाज से पता लगाते हैं। फोर्थ, लाइव स्टॉक डिप्रेडेशन, यानी जो भी जिस तेंदुए ने किसी जानवर को मारा है, उससे पता लगाते हैं। और नेक्स्ट है कैमरा ट्रैप, यानी इनके पास क्या होता है, एक चिप लगाई जाती है, जिससे कि कैमरे के द्वारा ट्रैप कर लेते हैं। कैमरे के अंदर देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर तेंदुआ है, पर्टिकुलर लेपर्ड है, इसके हर लेपर्ड के अलग अलग स्ट्राइप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये अच्छा सवाल है, विच लैंग्वेज इज द लेटेस्ट एडिशन इन द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में वर्तमान में नवीनतम संस्करण किस भाषा को, नवीनतम यानी सबसे लेटेस्ट किस भाषा को जोड़ा गया है?
ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज कैबिनेट के जो कैबिनेट कमेटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और उनके द्वारा 5 भाषाओं को जोड़ा गया है। कितनी भाषाओं को? 5 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो पहला ऑप्शन है तेलुगु, दूसरा बंगाली, तीसरा कन्नड़, चौथा संस्कृत। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी विच इज बंगाली। क्लियर? बंगाली भाषा को इसमें हाल ही में जोड़ा गया है, बंगाली, मराठी, प्राकृत, पाली, इन भाषाओं को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में क्या है, कैबिनेट कमेटी है। कैबिनेट के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उन्होंने डिसीजन लिया है कि 5 भाषाएं कौन कौन सी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज यानी असमिया भाषा और बंगाली भाषा, इनको दिया जाए शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? देखिए एडवांटेज क्या होता है कि जो भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट, क्लासिकल लैंग्वेजेस में एनलिस्ट होती है, तो सरकार क्या होती है, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे 2 अवार्ड देती है और इन भाषाओं के क्षेत्र में अलग अलग रिसर्च भी की जाती है। राइट? और इसकी शुरुआत कब होती है क्लासिकल लैंग्वेजेस की? ये होती है वर्ष 2004 में, जब तमिल भाषा को पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तमिल भाषा को पहले मिला था। ठीक है, और क्या आधार है कि किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिले? तो पहला क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है कि इसके अर्ली टेक्स्टों यानी इसके लिखे गए ऐतिहासिक प्रमाणों हमारे पास। दूसरा है हजारों वर्ष पूर्व यानी ऑलमोस्ट 1500 से 2000 वर्ष पूर्व का इनका कोई रिटर्न टेक्स्ट हो, यानी लिखित प्रमाण मिलते हो उनके साहित्य के। तीसरा है इनका जो है ना, ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, इससे कोई ना कोई बॉडी हो, एंशिएंट लिटरेचर को प्रिजर्व करती हो। ठीक है, फोर्थ है कि ये जो भाषा हो अपने आप में मूल भाषा हो, किसी और भाषा से इसमें शब्द या व्याकरण नहीं लिया गया हो। तो इट मस्ट बी ए ओरिजिनल लैंग्वेज एंड शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम दी अनदर लैंग्वेज। क्लियर? और एनी स्पीच कम्युनिटी यानी किसी भी भाषाई समुदाय से उसके शब्द या व्याकरण कोश नहीं लिया गया। ये सारे आधार हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, सरकार का बोलना है अगर जो भाषाएं इसके अंदर शास्त्रीय भाषाओं में दर्जा मिलता है, जोड़ी जाती हैं, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। साथ ही साथ मेनली किसमें होती है, एकेडमिक और रिसर्च फील्ड के अंदर। अगर मान लीजिए कोई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है तो क्या होगा, इस पर रिसर्च होगी, कौन कौन से हमें अब तक हमारे पास एविडेंस मिलते हैं हिस्टोरिकल, उनके बारे में पता किया जाएगा और इनके लिए भी हमें फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज रहेगा। दूसरा है कि जो हमारे पास ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें जो भी अब तक डेटा है, जो भी हमारे पास एंशिएंट टाइम के अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, लेख हैं या किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनका क्या होगा, उनका होगा डिजिटाइजेशन, उनको प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उनको ट्रांसफर करेंगे नॉलेज को। अब तक कुल 6 भाषाएं थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। ओडिया हुई थी 2014 के अंदर और पहली थी तमिल 2004 के अंदर। कुल 6 भाषाएं थी, अब 5 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 11 भाषाएं हो गई है। क्लियर? अब इसमें क्या है देखिए, क्या पहले जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनके प्रमोशन के लिए सरकार ने काम किया? बिल्कुल किया है। जो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा वर्ष 2020 के अंदर 3 संस्थानों को बनाया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी थ्रू एन पार्लियामेंट्री एक्ट। कौन कौन सी है? तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो पहले संस्थान था उसको बनाया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। सेकंड है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि नई दिल्ली में है। और तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में। इन तीनों को बनाया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। क्लियर? नेक्स्ट है एक, क्या तमिल के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किया? बिल्कुल, एक बनाया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। जो शास्त्रीय तमिल भाषा है उसके उत्थान के लिए हमने बनाया केंद्रीय संस्थान, जो क्या करेगा, जो तमिल टेक्स्ट यानी तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीनतम हमारे पास लेख हैं, पुस्तकें हैं, उनका संग्रहण करेगा, उनको सुरक्षित भी रखेगा। ठीक है, और जो अन्य भाषाएं जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम और ओडिया है, इनके लिए हमने बनाए उत्कृष्टता केंद्र, जिससे क्या होगा, इनके अलग अलग भाषाओं के क्षेत्र में अलग अलग रिसर्च हम कर पाए, अलग अलग स्कॉलर्स आके बैठेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। राइट? नेक्स्ट न्यूज आती है, नेक्स्ट न्यूज आपके लिए स्कीम के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से हुई? 4 प्लेसेस आपके सामने। देखिए प्लेस इसलिए दिए गए हैं, कई बार क्या होता है जो स्कीम लॉन्च की है ना उसकी डिटेल तो ना पूछकर किस प्लेस से लॉन्च हुई है ये पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा झारखंड का हजारीबाग है। वहीं पर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा महात्मा गांधी का जन्म दिवस था 2 अक्टूबर को, उस दिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो झारखंड के हजारीबाग में स्थित है, वहीं से इस योजना का शुभारंभ हुआ है, जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए अगले 5 वर्ष के अंदर 5 करोड़ जो परिवार है, 5 करोड़ जो आदिवासी लोग हैं, उनको लाभान्वित किया जाएगा अलग अलग स्कीम के माध्यम से। यानी 17 मंत्रालयों की अलग अलग 25 इंटरवेंशन या 25 स्कीम्स हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी पर फोकस्ड है
उन सभी को कन्वर्ट किया जाएगा, एक साथ ला करके उनको लाभान्वित किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सोशल इंडिकेटर्स। तो क्या होगा इसमें, इट विल कवर अराउंड 63,000 villages, more than 5 crore tribal people in the 549 districts of the 30 states और यूनियन टेरिटरीज। यानी अगले कुछ समय के अंदर जो भारत के 30 राज्य या यूटीज हैं जहां पर की ट्राइबल कम्युनिटी निवास करती है, उन सभी को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी हमारा सामाजिक ढांचा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक अवसंरचना है, जिसमें क्या क्या आता है हमारे हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड यानी आजीविका की कोई स्रोत है कि नहीं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, उस क्षेत्र में काम किया जाएगा थ्रू दी कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्जेंस एंड आउटरीच। यानी कन्वर्जेंस का मतलब क्या होगा, सरकार की विभिन्न योजनाएं उनको एक साथ लेकर लाया जाएगा, अलाइन किया जाएगा। आउटरीच यानी उसका दायरा बढ़ाना, वहां तक पहुंच बढ़ाना। नेक्स्ट, इट विल इंश्योर होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो हमारा आदिवासी जनजाति समुदाय या क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा, उनका सभी लोगों का समग्र विकास करना और सतत विकास करना, ये स्कीम का उद्देश्य है। ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि इसका कुल आउटले है 79,156 करोड़ रुपीस। इसमें सेंट्रल शेयर भी है, केंद्र का और राज्य का अलग अलग हिस्सेदारी होगी, ठीक है। और ये कैसे लॉन्च किया गया है, एक योजना थी जिसका नाम है पीएम जनमन, ठीक है। इसका और इसकी पीएम जनमन योजना है, इसकी शुरुआत होती है 15 नवंबर 2023 को, और इसी योजना के जो लक्ष्य थे उनको हासिल किया गया है, और इसे सीख लेते हुए हमने ये योजना लॉन्च की, जिसका नाम क्या है, पीएम पीएम नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, राइट। इस योजना का पर्टिकुलर उद्देश्य है। कुछ न्यूज निकल कर आती है हमारे सामने, एक संस्थान है जिसका नाम है प्रजा फाउंडेशन। इसने क्या किया है, इसने निकाला एक इंडेक्स जिसका नाम है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, यानी शहरी सुशासन, शहरी शासन सूचकांक। अब इसमें क्या बताया गया कि राज्य जितने, भारत के जितने भी राज्य हैं, उनको 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन और फिजिकल, यानी 4 क्षेत्र के अंदर एम्पावरमेंट कितना है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास कितनी शक्तियां, कितना एम्पावर्ड है वो। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहरी जो प्रशासन है उसके पास वो कितना एम्पावर्ड है, जो नागरिक हैं वो कितना एम्पावर्ड है, फिजिकली हम कितना इंप्रूव है। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आती है, वो केरल की है, सेकंड ओडिशा, तीसरी महाराष्ट्र की। ये आपके लिए रैंक इंपॉर्टेंट है, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र है, ये टॉप 3 रैंकर्स हैं इन दी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स बाय दी प्रजा फाउंडेशन। नेक्स्ट क्या हुआ है, आईफा अवार्ड्स हुए हैं हाल ही में, जो हुए दुबई के अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी के अंदर। ये आपके लिए काम की बात है, जो भी डेटा आप जितना याद कर पाए काम कर लीजिएगा। बेस्ट एक्टर है शाहरुख खान को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है रानी मुखर्जी को मिला, किस मूवी के लिए, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा जी को 12th फेल के लिए। अनिल कपूर जी को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फॉर द एनिमल मूवी। ये कुछ नाम लिखे हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, शबाना आजमी को मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल के लिए आपके लिए भी काम का है कि बेस्ट म्यूजिक किसका मिला है, तो भूपिंदर बब्बल का मिला है, अर्जन वेली सॉन्ग है जो कि एनिमल मूवी का है, ठीक है। बेस्ट सिंगर का मिला है फीमेल में शिल्पा राव जी को चलेया सॉन्ग के लिए। ये कुछ कैटेगरीज है, नाम याद रखिए। जो भी सरकार अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अवार्ड देती इन एनी सेक्टर एनी फील्ड, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आईफा अवार्ड जो है, ये जो भी मेन फिगर्स थे इनका नाम याद करके भी आप काम चला सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एशिया रग्बी सेवंस ट्रॉफी। ये क्या है देखिए, एशिया रग्बी 7 ट्रॉफी है ना, इसका आयोजन हो रहा है नेपाल के अंदर। भारत की ओर से टीम गई है महिलाओं पुरुषों की। तो जो कप्तान है महिलाओं की, महिला टीम कप्तान कौन है, शिखा यादव जी है, और पुरुषों की टीम कप्तान कौन है, मोहित खत्री जी। ये हमारे लिए इतनी न्यूज काम की है, राइट। नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल चेस लीग किक्स ऑफ इन लंदन, यानी लंदन के अंदर ग्लोबल चेस लीग का शुभारंभ हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये कौन कर रहा है, तो टेक महिंद्रा कर रहा है। कब से कब होगा, 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लंदन में आयोजित होगा। ये व्यक्ति आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में रैंक 1 है मैग्नस कार्लसन की, ये भारत के विश्वनाथन आनंद जी हैं। इन दोनों चेहरों से आप भली भांति परिचित होंगे, राइट। नेक्स्ट है आरती सरीन जी। इनका नाम हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हमने बात की थी कि 25वां जो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस है वो किसे दिया गया है, तो पहला ऑप्शन था आरती सरीन जी का। ये कौन है, शी इज दी वाइस एडमिरल, और इनका नाम है आरती सरीन। तो क्या बनाया गया है, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, यानी DGAFMS, इसका इन्हें बनाया गया है डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। इससे काम क्या होता है देखिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको इनपुट देने के लिए कुछ पॉलिसी इनपुट चाहिए होते हैं, और इसका मेन काम क्या है, मेडिकल सेक्टर की पॉलिसी के लिए इनपुट देना टू दी डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को इनपुट देते हैं। ये हमारी अधिकारी, महिला अधिकारी न्यूज में क्यों रही है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या हुआ है, एक बनाया गया नेशनल टास्क फोर्स NTF, यानी राष्ट्रीय कार्यबल बनाया गया नेशनल टास्क फोर्स। इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड सजेशन टुवर्ड्स द वर्किंग कंडीशन एंड प्रोटोकॉल फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल। यानी आप सभी जानते हैं
कि कोलकाता में एक बहुत विभत्स घटना हुई थी, हीनस क्राइम हुआ था। तो इस प्रकार के केसेस में देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, सेफ्टी नहीं मिल पाती है। उसको इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, और उस टास्क फोर्स के अंदर ही हमारी आरती सरीन जी हैं, डीजी ऑफ एएफएमएस, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज है, इनको भी एज ए मेंबर अपॉइंट किया गया है। और ये नारी शक्ति इनिशिएटिव सरकार का, उसकी भी एक हमारा आइकन है, चीफ आइकन है। अच्छा, जो पहला सवाल था जिसमें पूछा गया था कि 70th नेहरू बोट रेस कहाँ हुई थी, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, तो उसके साथ दो ऑप्शन और थे, अष्टमुडी लेक और एक हमारा था सस्टमकोट्टा लेक। तो आपको दोनों लेक के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि अष्टमुडी लेक कहाँ पर है। ये केरल के कोल्लम जिले के अंदर है। कहाँ पर है? केरल के कोल्लम जिले में। इट इज द मोस्ट विजिटेड बैक वाटर लेक। बैक वाटर लेक क्या होती है? एक तो सामान्य झील होती है बैक वाटर में, जिसमें समुद्र से भी पानी आता हो, कहीं ना किसी इनलेट से जुड़ा हुआ होता हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक वेटलैंड इकोसिस्टम है, ये भी आर्द्र भूमि है हमारा। कौन सा? अष्टमुडी लेक। हमने पढ़ा था वेम्बनाड लेक के बारे में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है आफ्टर दी सुंदरबन, लोकेटेड इन दी वेस्ट बंगाल। क्लियर? इसका नाम अष्टमुडी क्यों बोला है? इसमें 8 ब्रेड्स यानी 8 ब्रांचेज हैं इसकी। ठीक है, और लोकल भाषा में बोला जाता है 8 ब्रेड्स, 8 ब्रांचेस, इसलिए इसका नाम है अष्टमुडी। केरल का दूसरा सबसे बड़ा एस्चुराइन इकोसिस्टम आफ्टर दी वेम्बनाड। ठीक है, नदमुख होता है, मतलब नदी किनारे अवस्थित जो हमारा ये एस्चुराइन सिस्टम है, वेम्बनाड झील के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अष्टमुडी लेक। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है? नेशनल वाटरवे, जो भारत का जो जल मार्ग है नंबर 3 है, वो इसी झील से पास होता है। किससे? अष्टमुडी लेक से। नेक्स्ट न्यूज आती है सस्टमकोट्टा लेक। ये कहां पर है? ये भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है सस्टमकोट्टा, जो कहां स्थित है? केरल के अंदर। क्लियर? इसमें कोई भी कॉमन सोल्ट, जो हमारा टेबल सोल्ट होता है ना NaCl, वो सॉल्ट ही इसमें नहीं है। ठीक है, सो इट डज नॉट सपोर्ट वाटर एनिमल्स, यानी जो जलीय वाटर प्लांट, यानी जो जलीय पौधे होते हैं, वो इसमें विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें कॉमन सोल्ट भी नहीं होता है। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हमारी है सस्टमकोट्टा लेक, जो कि कहां पर है? केरला के अंदर। राइट? अब आपके लिए 3 सवाल आज के लिए, आप इनको अपने एंड पर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको सवाल अच्छे लगते हो तो प्लीज इनके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन सही करने के अंदर, और इवन जो आंसर एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस, उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। तो पहला सवाल है, जल ही अमृत प्रोग्राम, आपको बताना है जल ही अमृत प्रोग्राम जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री और अंडर विच मिशन, किस मिशन के तहत, किस मिशन के कंपोनेंट के तहत और किस मिनिस्ट्री के द्वारा जल ही अमृत प्रोग्राम जो है को लॉन्च किया गया है। अब एक न्यूज आती है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। आपको बताना है किन 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन, यानी ऐसा कौन सी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ना, कि 3 स्टेट के अंदर फैला हुआ है, 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन, यानी जहां पर 3 राज्यों की, 3 देश नहीं 3 राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हो, तो 3 स्टेट का ट्राई जंक्शन है। और आपको बताना है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है किन किन राज्यों के अंदर फैला हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है 500 अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप, फास्ट टेलीस्कोप जो है, ये किस देश ने, किस देश का से संबंध है, यानी फास्ट टेलीस्कोप जो है किस देश से संबंध रखता है, ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप अपने एंड पर ट्राई करिएगा। इनके बारे में डिटेल जो डिस्कशन है अगली क्लास में कर लेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और आज टाइम हो चुका है, हमारी क्लास को ही एंड करते हैं। और ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ठीक है? और जो भी अब स्टूडेंट्स हमारी क्लास देख रहे हैं, प्लीज हमारी क्लास को लाइक करें, अगर आपको क्लास का कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपके साथ साथ जो और आपके स्टूडेंट, आपके साथी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।